मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा जियोग्राफी का सेशन चल रहा है उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी पर फिजिकल के पार्ट्स पर हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड की फिजिकल जियोग्राफी है आज इसमें हम लोग बात करने हैं दोस्तों भूकंप से संबंधित। किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। और दोस्तों जो यह भूकंप अर्थक्वेक से संबंधित बातें करनी है नो डाउट्स यह अपने आप में बहुत ही शानदार बहुत ही कारगर आपके लिए सिद्ध होगा। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनना चाहिए हम उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे, साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर भूकंप होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर जैसे ये पृथ्वी की सतह जहाँ पर हम आप खड़े हुए हैं, पृथ्वी की सतह पर हुए अचानक कंपन को ही भूकंप कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब जैसे ही पृथ्वी हमारी क्या होने लगे अर्थात हिलने लगे, डगमगाने रह गए या फिर जो वस्तुएं हैं वो गिरना शुरू हो जाएं, तो दोस्तों यह बातें आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं भूकंप आ चुका है। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे खुले मैदान की तरफ जाएं और अगर नहीं भाग सकते हैं तो दीवार का कोना पकड़ें दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यह भूकंप का पार्ट है यह अपने आप में बहुत शानदार है। तो आइए एक एक करके हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं। आइए एक एक करके हम लोग इन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? भूकंप। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। आइए दोस्तों इस पर बात करते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर हुए अचानक कंपन को, हुए अचानक कंपन को भूकंप कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर हुए अचानक कंपन को भूकंप कहा जाता है। दोस्तों यह जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए अब एक होता है भूकंप मूल, इसको समझते हैं। क्या होता है भूकंप मूल? भूकंप मूल, भूकंप मूल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? फोकस। फोकस का मतलब जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की क्या होती है दोस्तों? उत्पत्ति होती है, उसे बोला जाता है भूकंप मूल। ठीक है, जहां से, ठीक है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल कहा जाता है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भूकंप मूल कहा जाता है। ये बातें आपको समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे क्या है, मान लेते हैं यह पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ध्यान से समझिए। पृथ्वी की ये पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर यहाँ पर प्रेशर जनरेट हुआ,
यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ। दोस्तों जहाँ पर भी दाब धीरे 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 बढ़ता गया और असहनीय हो गया, ठीक है, वहीं पर प्रेशर जब अत्यधिक क्या हुआ, बन गया, तो दोस्तों यह प्रेशर क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा, जाहिर सी बात है बाहर निकलना चाहेगा। तो जहाँ पर ये प्रेशर जनरेट होता है और जहाँ से यह तरंग रूप में चलता है ऊपर की ओर, तो ये जहाँ से उत्पन्न हुआ है उसी को बोला जाता है फोकस, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है, उसी को भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। तो इस तरह की बातें भी हैं आपको समझने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके समझ में आ गई होंगी। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, ठीक है, और ये है आपका भूकंप मूल, यहाँ से अर्थात उत्पत्ति हुई है भूकंप की, ठीक। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, भूकंप मूल हो गया। एक होता है अधिकेंद्र, क्या होता है, एक अधिकेंद्र होता है, ईपी सेंटर बोला जाता है। एक होता है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र ईपी सेंटर, अधिकेंद्र ईपी सेंटर। अब देखिए दोस्तों, भूकंप का झटका या फिर कंपन, भूकंप का झटका या फिर कंपन जहां सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर लगता है, पृथ्वी की सतह पर लगता है या महसूस किया जाता है, या महसूस किया जाता है, उसे भूकंप मूल कहते हैं, उसे भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जहाँ पर भूकंप का झटका या फिर कंपन सबसे पहले महसूस होता है उसी को बोला जाता है ईपी सेंटर अर्थात अधिकेंद्र, उसी को क्या बोला जाता है, ईपी सेंटर या फिर अधिकेंद्र। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यह क्या है, हमारी पृथ्वी। यहाँ पर भूकंप का केंद्र बना, मतलब फोकस बना, ठीक। अब इसे भूकंप मूल बोलते हैं, भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले सीधा 90 डिग्री पर यह फोकस जाएगा, याद रखिएगा, सीधा किस पर जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा, ये जान लीजिए दोस्तों। अब यह 90 डिग्री पर पहुंचा और आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जिस स्थान के नीचे, याद रखिएगा, यह बना है उसे की ऊपर सबसे पहले झटके का महसूस होगा।
जहाँ पर यह सबसे पहले आखिर बना है वहीं पर सबसे पहले इसके झटके का हानि महसूस होगा। दोस्तों याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये होता है, यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, जैसे आपको हम बता रहे हैं यह पृथ्वी की सतह है, ये आपका गांव है, ध्यान से समझिएगा। यह ठीक है ना दोस्तों, बाजू वाला गांव है, जैसे कोई इसको ए नाम रख दीजिए आप। बाजू वाला गांव आपका बी है, फिर उसके आगे बी है, मतलब सी गांव है, फिर आपका डी गांव है, ऐसे करके अर्थात गांव है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे करके अर्थात आपका ई गांव है, फिर एफ गांव है, मतलब ऐसे भाई क्रम में अर्थात बसे होंगे, जाहिर सी बात है। या फिर शहर ले लीजिए आप, शहर में है तो शहर में। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है कि अगर भूकंप का जो दाब क्षेत्र मतलब मूल यहाँ पर बना, ध्यान समझते जाइएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपके गांव के पास ना बने, यहाँ पर बनाया, मान लीजिए भूकंप का फोकस यहाँ पर बना, भूकंप मूल, ठीक है। ये पृथ्वी के नीचे की बात हो रही है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बना है तो सबसे पहले झटका ये जो एफ गांव वाला है ना दोस्तों, इसी को सबसे पहले लगे, क्योंकि 90 डिग्री पर है, ठीक है। फिर इसके बाद इस गांव को लगेगा, फिर इसके बाद इस गांव को लगेगा, फिर इसके बाद इस गांव को, इसके बाद इस गांव को, फिर इसके बाद इस गांव को लगेगा। बातें समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि जिसके नीचे बनेगा, मान लीजिए डी के नीचे बना, तो सबसे पहले डी को अर्थात झटका लगेगा, महसूस होगा। उसके बाद दूरी के अनुसार जैसे होंगे वैसे यह झटका महसूस होता जाएगा, और दूरी जस जाती जाएगी बढ़ती, वैसे गति में क्या होती जाएगी दोस्तों? कमी आती जाएगी। गति में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। ये बातें आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा कितना अर्थात दोस्तों याद रखना, ऊर्जा आगे कमज़ोर होती ही होती है, ठीक है। ऊर्जा का एक सीमा होता है, तो ये जो तरंग निकलती है ये भी तो एक ऊर्जा के रूप में ही निकलती है ना। तो इसलिए इसका भी क्या है, जो मान है वह आगे चलकर धीरे धीरे क्या होता है? कम है। जैसे कोई आदमी है, मान लीजिए उसके अंदर खूब ऊर्जा भरी हुई है, अब वो एकदम दौड़ना चालू हुआ उसैन बोल्ट की तरह, ठीक है। उसैन बोल्ट की तरह दौड़ना चालू किया, भाई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वह तेजी से दौड़ सकता है, खूब स्पीड से, जितना उसकी ताकत है, लेकिन आगे तो फ्लॉप हो जाएगा ना। उसी तरह यहाँ पर भी तो है दोस्तों, जस आगे जाएगा ऊर्जा में क्या होती जाएगी? कमी आती जाएगी। ऊर्जा में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। ये बातें आपको समझना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो ये आपका ईपी सेंटर है जहाँ पर झटका सबसे पहले लगा, ईपी सेंटर। अब फिर यहाँ से नहीं, अब क्या होगा दोस्तों? यह तरंग रूप में गति करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या है? ये तरंग रूप में गति करेगा, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अर्थात भूकंप किस रूप में गति कर रहा है? तरंग रूप में। ध्यान समझते जाइएगा, भूकंप किस रूप में गति कर रहा है? तरंग रूप में कर रहा है। तो दोस्तों इस तरंग को क्या कहते हैं? इसके नीचे वाले पार्ट को गर्त कहा जाता है, इसके ऊपर वाले पार्ट को स्त्रिंग कहा जाता है, ठीक। इसके ऊपर वाले पार्ट को सिंग और इसके निचले वाले पार्ट को गर्त कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं, ये शानदार बातें हैं। गर्त या सिंग किसे कहा जाता है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलेंगे, भूकंप आने के कारण। ठीक, आइए दोस्तों, यहाँ पर भूकंप आने के
आने के कारण। प्लेट विवर्तन की प्लेट विवर्तन की, ठीक है, के कारण होता है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। ये किस कारण में लिख रहे हैं हम लोग, तो पहले आपको बता देते हैं 2 कारण होता है, ये तो बताया ही नहीं है। एक दोस्तों प्राकृतिक कारण होता है और दूसरा होता है मानवीय कारण। दूसरा कौन सा होता है, मानवीय कारण, ठीक है, ये जान लीजिए। एक होता है प्राकृतिक कारण, दूसरा होता है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण क्या होता है और मानवीय कारण क्या होता है, इसको आइए समझते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, प्राकृतिक कारण वह कारण होता है जो अर्थात नेचर द्वारा अर्थात उत्पन्न होते हैं, जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, वह प्रकृति के कारण होता है, तो दोस्तों उसको बोला जाता है प्राकृतिक कारण। भूकंप के वह कारण जो मानव द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसे मानवीय कारण कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे प्राकृतिक कारण में देखा जाए तो हमने क्या बताया, प्लेट विवर्तन की है, प्लेट विवर्तन की, ठीक है। दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा है आपका भूस्खलन, भूस्खलन, चौथा है गैसीय फैलाव, गैसीय फैलाव। ये सब कारण हैं दोस्तों, और इन्हीं कारणों से यह होता है। प्लेट विवर्तन की है, ज्वालामुखी क्रिया है, भूस्खलन है, गैसीय फैलाव है, ये सारी चीज़ें अर्थात चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, आपने देखा होगा। इसी में और कारण है, वलन है, भ्रंशन है। दोस्तों जैसे क्या है, मान लीजिए यह कोई प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों आ करके आपस में जब टकराएंगी तो दोस्तों झटका तो लगेगा ही लगेगा, तो हिलेंगे तो है ही है, तो भूकंप आएगा। मान लीजिए कोई प्लेट है, ये प्लेट अगर बीच से टूटती है, दूर जाती है, जब कोई टूटता है तब भी तो झटका लगता है, एकदम बात सही है दोस्तों, तो ये भी बात है। ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार होगा, जो गैस एक बैग बाहर निकलेगी तो ज़्यादा तेज से निकलेगी तो आसपास का क्षेत्र तो हिल ही जाएगा, तो दोस्तों इसके कारण होगा। भूस्खलन मतलब पृथ्वी का एक भाग टूट करके, मान लीजिए भाग टूट करके नीचे चला गया, ठीक है, ये क्या हो गया, नीचे आ गया, टूट करके ऐसे आ गया, तो दोस्तों इस पर भी जो स्थान अर्थात होंगे वो भी दिक्कत होगा। गैसीय फैलाव करेगा तब भी प्रभाव दिखेगा नहीं। तो ये सब कारण क्या होते हैं दोस्तों, आपके नहीं प्राकृतिक कारण होते हैं भूकंप की उत्पत्ति में, ठीक है। आइए मानवीय कारण में देखिए, एक
प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत आया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन के कारण, जी हाँ दोस्तों, रीफ साहब ने दिया था, जो अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, पृष्ठ तनाव के जैसे रबड़ की तरह, उस पर भी यहाँ पर बात होती रहती है। मानवीय कारण में जैसे क्या होता है दोस्तों, परमाणु बम है, ठीक है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है। इसके कारण जब इनका परीक्षण किया जाता है तो जो प्लेटें हैं वो टूट जाती हैं और ये बहुत बड़े विस्फोटक होते हैं। तो दोस्तों आसपास का क्षेत्र पूरा हिल जाता है और जहाँ पर इनका परीक्षण किया जाता है वहाँ पर हमेशा भूकंप देखा जाता है। तो इसके कारण भी होता है। बांधों का निर्माण करना, बांधों के निर्माण के कारण भी अर्थात होता है, याद रखिएगा नहीं। फिर सड़कों का निर्माण करना, सड़कों के निर्माण के कारण भी अर्थात भूकंप आते हैं। ये बातें आपको समझना चाहिए था, ठीक है भाई। सड़कों के जब निर्माण किए जाते हैं तो इससे भी भूकंप देखे जाते हैं। आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, चलिए भाई, हाइड्रोजन बम गिराया, परमाणु बम गिराया, विस्फोटक है भाई। जब गिरेगा सतह पर तो तोड़ तो देगा ही ना, तब ऐसे ऐसे खंड खंड में तोड़ देगा। तो जब यह कभी आपस में मिलना चाहेंगी या दूर जाना चाहेंगी तो दोस्तों सारे मतलब प्लेटें हैं टूट गई, तो अब जाहिर सी बात है जुड़ना चाहेगा। हर इंसान एक दूसरे से जुड़ना चाहता है, टूटना कौन चाहता है। तो उसी तरह प्लेटें भी अपना अर्थात मिलना चाहती हैं। तो दोस्तों जब यह मिलेंगी या दूर जाएंगी तो जो आसपास का क्षेत्र है इस पर वह अपने आप कंपन गति में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण हो रहा है। फिर जैसे बांधों का निर्माण है, अब जैसे कोई नदी अर्थात ऐसे बहकर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध बना दिया। अब क्या हो रहा है, नदी का जो जल है, ठीक है, नदी को जो जल है वो नीचे ऐसे बीच बीच में मतलब नीचे क्या कर रहा है, बार बार प्रेशर कर रहा है और साथ ही यहाँ पर जल क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जल क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो दोस्तों इसका कुछ भार होगा, जाहिर सी बात है, प्रेशर लगाएगा। नीचे से भी प्रेशर अर्थात जल का ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों नीचे धीरे 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 एक प्रेशर लगता रहेगा। एक समय क्या होगा, बहुत प्रेशर इकट्ठा हो जाएगा। जाहिर सी बात है फिर वह मुक्त होना चाहेगा तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप तो आएगा ही आएगा। तो इस कारण भी यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। सड़कों का निर्माण देख लीजिए, जैसे क्या होता है सड़कों का निर्माण में आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है भाई, ये अर्थात अभी सफ़ेद मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी वाला है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे रोरे ला करके डालना शुरू कर दीजिए, गिट्टी अर्थात आ रही है, ठीक है, गिट्टी पड़ गई इस पर। चलिए भाई, फिर इसके ऊपर क्या हुआ, अर्थात थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे हल्का छोटी वाली गिट्टी डाली गई, पहले बड़ी वाली डाली गई फिर छोटी वाली डाली गई। अब क्या हुआ, इस पर खूब बैलट चलाया गया, बैलट आया, ठीक है, अर्थात खूब चला इस पर, याद रखिएगा। जब खूब चला तो यहाँ से भी बातें आप समझते जाइएगा। यह खूब प्रेशर लगाया, ठीक है, प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, अर्थात ये दब करके एकदम नीचे आ गई, ठीक है। जो उठी उठी पार्ट थी ये नीचे दब गई, पूरा ऐसे हो गया और ये एकदम नीचे दब गया, ठीक है ना। तो प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, समझ गया ना, एक पतली लेयर बन गई। फिर इसके ऊपर क्या हुआ, काली मिट्टी डाली गई, मतलब काली गिट्टी डाली गई। तो अब काली तो यहाँ बना नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर काली गिट्टी डाली गई, ठीक है, एक काली गिट्टी डल गई, ये काली गिट्टी डल गई। फिर बैलट इस पर खूब चला, ठीक है, फिर बैलट खूब चला तो एक पतली लेयर बन गई। ध्यान से देखते जाइएगा, क्या बन गई, एक पतली लेयर बन गई, ऐसे छोटी सी नहीं, खूब दबाव पड़ेगा तो एक पतली लेयर ही तो बनेगा। तो दोस्तों ऐसे पतली लेयर बन गई, दब गई, मतलब क्यों, प्रेशर के कारण। जाहिर सी बात है इतना वजन बैलट चलेगा
तो ये दब तो जाएगी, एकदम दब के नहीं, ये काली वाली है, हाँ ऐसे पूरा अर्थात बन गई। अब देखिए दोस्तों, जो प्रेशर अर्थात इस पर लग रहा है, ठीक है, जो प्रेशर अर्थात बराबर अर्थात बन रहा है, तो प्रेशर कहीं ना कहीं नीचे भी लग रहा है, बन रहा है, ठीक है, ये अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब इस पर गाड़ी घोड़ा इत्यादि चलेंगे तो प्रेशर धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा एक स्थान पर जहाँ पर भी हो जाएगा वह प्रेशर निकलना चाहेगा, और जब निकलेगा दोस्तों तो उस समय अर्थात आसपास का क्षेत्र हिलेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भी, लेकिन ये कहाँ पर होता है, जब बड़ी बड़ी सड़कें, छोटी मोटी सड़कें नहीं, ठीक है ना, कि गांव की सड़कें, ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जब बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े निर्माण होते हैं, हाईवे वाईवे, उन सारी क्षेत्रों की बात होती है। तो दोस्तों इस कारण यहाँ से बनता है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। आगे बात क्या करते हैं, जैसे हमारी क्या है, भूकंप, हमारा क्या है, भूकंप जो आता है, तो दोस्तों कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। रेडान गैस की क्या होती है दोस्तों, मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ पर आपको समझना चाहिए था। तो ये वैज्ञानिक, लेकिन हम लोग सामान्य नागरिक कैसे जानेगा, तो दोस्तों क्या होता है, जो मतलब पृथ्वी के सतह के नीचे क्या होते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जैसे रीमा है, आपकी चींटी है, चींटा है, ठीक है, चूहा है, सांप है, बिच्छू है, जो मतलब पृथ्वी की सतह के नीचे अर्थात बिलों में रहते हैं, उनको अंदर से आवाज़ आने लगती है, वो पता चल जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, अर्थात वो लोग बाहर निकलना एक बैग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कारण होता है, यही कारण है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह सामान्य नागरिक क्या होता है, जान जाते हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, हमने बता दिया है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब दोस्तों देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके तहत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, उसे सीस्मोलॉजी कहा जाता है, सीस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जिसके तहत भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सीस्मोलॉजी कहा जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, जानना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। जिसके तहत
भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सीस्मोलॉजी कहा जाता है, जिसके तहत, ठीक है, इसका अंकन, मापन किया जाता है, उसको सीस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, उसको सीस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अंकन या मापन किया जाता है। अब कहोगे सर रिक्टर स्केल क्या है, आप पूछ सकते हैं सर फिर रिक्टर स्केल का क्या माप, तो मतलब वह तीव्रता से मापन एक स्केल है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता सबसे पहले राशि फेरल पैमाने से की गई थी। ठीक है, जिसमें कुल 11 अंक थे। इसके बाद भूकंप की तीव्रता मार्केली स्केल या पैमाने से की गई, जिसमें कुल 12 अंक थे। 12 अंक थे। वर्तमान में 1 से 12, वर्तमान में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर, कहीं रिक्टर लिखा है, कहीं रिएक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2-3 चीज़ें हैं बहुत जो कंफ्यूज कर देती हैं कई बार आपको नहीं ये जानना चाहिए आपको कि किससे की जाती है ना। तो जो मेन शुद्ध है वो है रिक्टर, रिएक्टर ना कह देना क्योंकि गलत हो जाएगा। रिक्टर पैमाने से वर्तमान में भूकंप की नहीं लिखे ना, की तीव्रता रिक्टर पैमाने से की जाती है, रिक्टर पैमाने से की जाती है, जिसमें कुल 10 अंक हैं, जिसमें कुल 10 अंक हैं 0 से 9। और जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, ऐसा। तो हर पिछले वाले के अगला वाला अंक 10 गुना होता है, याद रखिएगा। अगला अंक पीछे वाले अंक का 10 गुना होता है। ये बातें भी आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है,
चलिए, हो गया। आइए दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक समझा और जाना। अब देखिए दोस्तों, भूकंप के समय हमने कहा एक ऊर्जा अर्थात निकलती है। कौन सी ऊर्जा है, क्या है इसका नाम? तो दोस्तों इसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है, तो भूकंप के समय जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसको कहा जाता है दोस्तों प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है, कौन सी ऊर्जा? प्रत्यास्थ ऊर्जा। भूकंप के समय विमुक्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। ये बातें आपको समझना चाहिए। चलिए दोस्तों, मान लीजिए कोई मानचित्र है, ये कोई मानचित्र है, थोड़ी देर, ठीक है। किसी मानचित्र में सम आघात वाली, ठीक है ना दोस्तों, सम आघात वाली भूकंप रेखा को जो मिलाती है उसे सम भूकंप रेखा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक ही लेवल में ये जानना चाहिए आपको नहीं। तो किसी मानचित्र पर भूकंपीय लहरों द्वारा समान आघात क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? सम भूकंप रेखीय कहा जाता है उसे। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, समान आघात की हैं, एक बराबर। अगर यहाँ 7 तीव्रता है, यहाँ भी 7 तीव्रता है, तो इसका मतलब समान हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब प्रकार पर चलते हैं और एक एक प्रकार पर बात करते हैं। तरंग के आधार पर भूकंप, तरंग के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तरंग के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको प्राइमरी वेव्स बोला जाता है, इसको सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है और इसको लॉन्ग पीरियड वेव बोला जाता है, वेव्स बोला जाता है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, प्राथमिक तरंग को पी वेव्स भी बोला जाता है, पी वेव्स। सेकेंडरी तरंग को एस वेव्स बोला जाता है और इसको एल वेव्स। ये 3 तरंगे हैं, इनको नोट कर लीजिए और इन्हीं पर बातें करना है।
ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग, इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। तरंग भी कहते हैं, पहला पॉइंट। इसे पीबिप्स भी कहते हैं। सर्वाधिक तेज चलने वाली तरंग है ये, चलने वाली तरंग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। यह ठोस और द्रव, ठीक है, ठोस और द्रव दोनों में चलती है, दोनों में चलती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आपको हमने बता दिया, तो नोट कर लीजिए। हर एक पॉइंट पर हमने बातें कर ली हैं, ठीक है। धरातल पर सबसे पहले यही तरंग पहुंचती है, ठीक है। धरातल पर सबसे पहले यही तरंग पहुंचती है। ये बातें आपको नोट करना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक। तो हर तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। जो भी है आप देख लीजिए। चलें आगे। आइए दोस्तों, अगला है एस वेव्स। मतलब क्या है? द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग दोस्तों, द्वितीयक तरंग देखिए, इसे अनुप्रस्थ या फिर गौड़ तरंग भी कहा जाता है, तरंग भी कहते हैं। इसे एस वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आगे, ठीक है। यह P से कम गति वाली तरंग है। P से कम गति वाली तरंग है, याद रखिएगा। नहीं, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। यह सिर्फ ठोस में गति करती है, द्रव में नहीं, द्रव में नहीं।
चलिए दोस्तों, अगला धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग, ठीक है। इसे एल तरंग भी, एल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे दूसरा, यह सबसे कम गति वाली तरंग है। लगभग 2 से 4 के बीच में रहता है इसका, 3 से 4 लिख लीजिए किलोमीटर प्रति सेकंड। यह सबसे विनाशकारी तरंग है। बाप रे, सबसे विनाशकारी तरंग है। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्यों है? क्योंकि ये ठोस में भी चलती है प्लस जल में भी गति करती है और पृथ्वी के सतह के ऊपर गति करती है। यह सतह पर गति करती है और सब लोगों का घर कहाँ बना है? सतह पर न बना है, तो सतह पर गति करती है। नोट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी कर लीजिए दोस्तों, अभी और बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। एक डायग्राम बना लीजिए। जैसे क्या होता है, यह पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर यहाँ से भूकंप उठा और यहाँ पर सबसे पहले पहुँचा। दोस्तों ये है एल तरंग जो सतह पर चलती है। कौन सी तरंग है? एल तरंग, एल वेव्स। यहाँ पर मान लीजिए कोई लिक्विड वाला पार्ट है। कहाँ पर? यहाँ पर। ये लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है, दिख रहा है। ये लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है। अब वो यहाँ से ये ईपी सेंटर है जहाँ पर पहुँचा था, ईपी सेंटर। यहाँ से फिर ऐसे तरंग आएगी और यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी या विलुप्त हो जाएगी ऐसे। तो ये आपकी एस तरंग है। कौन सी? एस वेव्स। और आपकी जो इसमें आएगी लेकिन गति धीरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें आएंगी लेकिन गति धीरी हो जाएगी। ये आपकी पी तरंग है, ये एस है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि ये कितनी शानदार बात है। इसको बना लीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, अर्थात यहाँ से
दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक का एक वृष्टि छाया क्षेत्र का डिग्री बनता है वह 103 डिग्री से 143 डिग्री के मध्य बनता है। ठीक है, ये जानते रहिएगा, यहाँ से भी बातें हैं आप कहनी। आइए दोस्तों आगे, गहराई के अनुसार गहराई के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गहराई के आधार पर कितना भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यह गुटेनबर्ग और रिक्टर ने बताया था। कौन कौन दोस्तों? सामान्य भूकंप, ठीक है, दूसरा मध्यवर्तीय भूकंप, तीसरा गहरे या पाताली भूकंप, गहरे या पातालीय भूकंप। देखिए दोस्तों, जिन भूकंप की गहराई, ठीक है, सतह से 50 किलोमीटर गहरे होते हैं उनको सामान्य भूकंप कहते हैं। 50 से 250 किलोमीटर के भूकंप को मध्यवर्ती कहते हैं, और 250 से, याद रखिएगा, जो होते हैं अंदर, वह सब पाताली भूकंप कहलाते हैं या गहरे भूकंप कहलाते हैं। लगभग इनका जो एक आंकड़ा बताया गया वो 700 किलोमीटर तक अंदर बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, भूकंप क्षेत्र का वितरण देख लेते हैं। भूकंप क्षेत्र का वितरण, हेडिंग बनाइए, भूकंप क्षेत्र का वितरण। ठीक है ना दोस्तों। नंबर 1, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। दुनिया का 63% याद रखिएगा भूकंप इसी में आता है दोस्तों। और प्रशांत महासागर के ऐसे जब चारों ओर आप देखेंगे तो एक रिंग ऑफ फायर पाया जाता है जिसे अग्नि वलय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्नि वलय बोला जाता है। और यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। मोबाइल में सर्च करेंगे तो अग्नि वलय आपको दिख जाएगा। इधर आपके फिलीपींस के नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, फिलीपींस, जापान होते हुए साइबेरिया के भाग से लगते हुए अमेरिका की तरफ जाएंगे, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, फिर इधर दक्षिणी अमेरिका। ये पूरा एक रिंग ऑफ फायर बनता है, याद रखिएगा। फिर दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। 21% भूकंप आता है और इसी में आपका भारत भी है। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में भारत इसी में है। और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। बचे हुए जो भूकंप हैं लगभग 16% के आसपास, वह इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जान लीजिए आप लोग भूकंप। अब देखिए दोस्तों, भूकंप जो भारत में सर्वाधिक आते हैं वो कहाँ आते हैं? तो पहले भूकंप की दृष्टि से भारत को 5 जोनों में बांटा गया था। पहले भूकंप की दृष्टि से
भारत को 5 जोन में बांटा गया था। वर्तमान में 4 है, वर्तमान में 4 जोन में बांटा गया। पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंप। तो पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। और कहाँ आते हैं? तो कच्छ में आते हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और कुछ जम्मू कश्मीर। ये सब आपके याद रखिएगा दोस्तों, अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप वाले क्षेत्र हैं। फिर 5 से 7 जो तीव्रता वाले भूकंप आते हैं वह आपके उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ऊपरी वाला भाग जो है आपका आता है, ठीक है, ऊपरी वाला भाग। बिहार सिक्किम का पार्ट है, यहाँ पर ऐसे बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं, जानना चाहिए आपका। तेलंगाना के ऊपरी वाले पार्ट्स में बहुत कम भूकंप आते हैं, और फिर आपका छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में है, और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में सबसे कम थोड़ा सा भूकंप देखने को मिलते हैं, मालाबार तटीय क्षेत्र के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस तरह आप यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी सामान्य भूकंप आते जाते रहते हैं, ठीक है, इनको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये था आप कहानी भूकंप का पूरा पार्ट्स जो पर हम लोगों ने किया हर एक बात। दोस्तों आज दीजिए यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे कल एक नए आयाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अपना स्नेह प्यार हम पर बनाए रखिए। रिंग ऑफ फायर को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, अग्निवलय को थोड़ा कहाँ से कहाँ तक जाता है, और यहीं पर दुनिया के सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।